हेलो क्लास 8 एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ सेंट थॉमस स्कूल टनवा चतरा। सो अभी हम लोग पिछला क्लास में क्या देखे थे, हम लोग क्लास 8 का फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। पार्ट 1 हम लोग क्या क्या देखे थे कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसके कुछ कुछ फैक्टर्स जो उसको फ्रिक्शन होने के कारण क्या क्या है वो हम लोग देखे थे, और कौन कौन से फैक्टर फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं वो सब हम लोग देख चुके थे पिछला लेक्चर में, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग पिछला वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं फ्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या। फ्रिक्शन होता क्या, अगर हमारे पास दो सरफेस है, ठीक है, और एक सरफेस मूव कर रहा हो, दूसरा सरफेस क्या उसके मूवमेंट को अपोज करेगा, ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। तो देखो ये लेमन लैंग्वेज में था, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, तुम लोग का प्रॉपर डेफिनेशन हम पिछला क्लास में निपा दिए थे। तो देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जनरली फ्रिक्शन का तीन प्रकार होता है। पहला क्या होता है, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके तीनों को देखेंगे। तो पहला हम लोग क्या स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली में होता क्या है, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज दैट आर रिलेटिवली एट रेस्ट। इसमें कहा गया कि ये जो फ्रिक्शन है उन दो बॉडी के सरफेस के बीच में एग्जिस्ट करेगा जब दो बॉडी रेस्ट में हो, रिलेटिवली रेस्ट में हो। जैसे सपोज करते हैं हमारा क्या, ये हम लोग जो छत पे है, उस छत के ऊपर अगर हम लोग मान के चलो एक बड़ा सा बॉक्स रखते हैं, तो छत भी हमारा रुका हुआ है, ठीक है, और बॉक्स भी रुका हुआ है। तो क्या दोनों बॉडी मींस दोनों बॉडी के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर उस बॉडी को मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग जैसे एग्जाम्पल ये क्या हमारे पास सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ये बॉक्स है, बॉक्स का नीचे सरफेस होगा, ठीक है, यानी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ रहा है। तो कांटेक्ट में आने के बाद अगर एक मूवमेंट कर रहा हो और अगर दूसरा रुका हुआ, ठीक है, या मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। अगर दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ रहा है, मूवमेंट हो रहा हो, तो क्या हमारा फ्रिक्शन क्या ऑटोमेटिक आ जाता है ना, पहले भी रहता है फ्रिक्शन, मूवमेंट के बाद क्या, अगर हम लोग बॉडी को मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो अगर हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जब तक हमारा बॉडी के द्वारा मीन्स हम लोग जब एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगा रहे हैं वो जब तक इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा तब तक हमारा बॉडी मूव नहीं करेगा, ठीक है। अभी हम क्या बोले, सुनो कि हमारे पास एक बॉक्स है और एक हमारे पास सरफेस है, एक सरफेस रुका हुआ है, बॉक्स रुका हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है, और इस बॉक्स में हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे ये बॉडी मूव करना लगे। अगर कोई तुमसे पूछे कि इस बॉक्स में कितना फोर्स लगाएंगे ये बॉडी मूव करना लगे, तो हम लोग क्या बोलना पड़ेगा कि इस बॉडी में हम लोग इतना फोर्स लगाएंगे ताकि वो इस दोनों सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए, यानी उसको पीछे कर जाए। मतलब मान के चलो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान के चलो 0.3 समथिंग कुछ भी होगा, तो हम लोग को फोर्स उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हमारा अगर एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी में अप्लाई हो रहा होगा तभी हमारा बॉडी मूवमेंट में आएगा। मूवमेंट के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग प्रॉब्लम लिख लेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी लेस देन फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर, ओके। तो इसमें यही कहा गया है कि दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज दैट आर रिलेटिवली एट रेस्ट इवन थ्रू एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी जनरेटेड बिटवीन टू स्टैटिक सरफेस। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ सरफेस। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी जनरेटेड बिटवीन टू स्टैटिक सरफेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब तुमसे कोई पूछ दे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअली में दो स्टैटिक फोर्स के बीच, दो स्टैटिक्स जो हमारा क्या रहेगा, सरफेस, स्टैटिक मतलब रुका हुआ सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा ना, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वही हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। अगर उसको हम लोग एग्जिस्ट कर जाते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या पार कर जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कोई बॉडी हमारे पास अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो हमारा लिमिटिंग फोर्स को मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर पार कर जा रहा है, ठीक है, यानी उससे ज्यादा हम लोग हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग जा रहा है, तो हमारा बॉडी मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्लाइडिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शन का सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नाम से क्या चल रहा है स्लाइड, तो इसमें समझ में आ रहा है ना। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इसमें कहा गया है कि इट इज द अपोजिंग फोर्स, ठीक है। हम लोग फ्रिक्शन के बारे में क्या पढ़ा थे, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स ही होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, बॉडी के मूवमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस चलते हम लोग उसको अपोजिंग फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी इसको लिखेंगे, इट इज द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू, ठीक है, ओके। हम लोग इट इज द अपोजिंग फोर्स लिखे तो भी चलेगा, इट इज द फ्रिक्शन दैट कम इनटू प्ले ये लिखेंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, सारे को कोरिलेट करते हुए हम पढ़ रहे हैं। इट इज द अपोजिंग फोर्स
that comes into play when one body actually slides over the surface of another body। इसमें कहा गया कि जब एक बॉडी दूसरा बॉडी के सरफेस में क्या स्लाइड करेगा तब ही इस तरह का हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। किस तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? और हमारा पहला वाला केस में क्या था, अगर तो बॉडी हमारा रुका हुआ है तब हमारा जो क्या फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर हमारा दो बॉडी आपस में सरफेस, दो बॉडी का सरफेस अगर आपस में कांटेक्ट में है और एक दूसरे में क्या एक दूसरे को स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कहने मतलब क्या, मान चलिए हमारे पास इस प्रकार का इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, ये भी प्रकार का सरफेस है। इधर से मान के चलो हम लोग कोई ब्लॉक को उठा, मतलब कोई ब्लॉक को स्लाइड करवा दिया, ठीक है, स्लिप कर रहा है हमारा, स्लिप नहीं कहेंगे इसको स्लाइड कहेंगे, स्लिप का मतलब अलग होता है, ठीक है। इस ब्लॉक को हम स्लाइड करवा दिया जैसे फोर्स लगा के, तो क्या करेगा हमारा? स्लाइड कर रहा है ना, इस सरफेस के ऊपर ये हमारा स्लाइड कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा टाइप में हम लोग इसको रखेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। यानी हम लोग इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना, तो हमारा फ्रिक्शन किस प्रकार होगा? किधर होगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा क्या एक्सटर्नल फोर्स का कोई डायरेक्शन होता है, यानी फ्रिक्शन हमारा इधर लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इधर एक्सटर्नल फोर्स और इधर फ्रिक्शन, ठीक है। और जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करेगा तब तक ये बॉडी मूवमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। तो अभी हम लोग फ्रिक्शन का तीसरा पार्ट मींस तीसरा टाइप देखने वाले हैं, जो कि क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, दिस अपोजिंग फोर्स मतलब क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। This opposing force comes into play when one body actually rolls over the surface of the another body। इसमें ये कहा गया कि ये फ्रिक्शन जो कब आएगा? जब एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी का रोल करता हुआ रहेगा, ठीक है। ये सिंपल सा है। स्टैटिक में क्या था? दोनों बॉडी रुका हुआ रहेगा, तब दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन क्या कहलाएगा? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग में क्या था कि अगर एक बॉडी के ऊपर जो दूसरा बॉडी रहेगा अगर वो स्लाइड कर रहा होगा तो दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन क्या हमारा होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरा क्या है? अगर एक बॉडी है इसके ऊपर अगर दूसरा बॉडी है और दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन, अगर मतलब दूसरा बॉडी मतलब एक दूसरे बॉडी का रोल कर रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। तो ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल लोग कह सकते हैं, जो रोलर स्केट्स रहता है ना, जो बहुत सारे लोग मीन्स क्या जूता के तौर पर पहनते हैं स्पीड मूव करने के लिए, चक्का लगा रहता है जिसमें, ठीक है, तो वही हमारा रोलर स्केट्स होता है। तो जो रोलर स्केट से जब मूव करता है ना तो उस चक्का में हमारा क्या? रोलिंग फ्रिक्शन का अनुभव होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग तीनों कंपैरिजन देखेंगे कि तीनों में से कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सबसे कम क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। यानी रोलर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन क्या? सबसे कम होगा, और स्टैटिक सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो फ्रिक्शन देख रहे थे, हम लोग अगर एक बात हम लोग गौर किया होगा तो हम लोग सिर्फ सॉलिड सरफेस से ले रहे थे, उसी में जो फ्रिक्शन लग रहा था वही उसी के बारे में हम लोग अभी अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सॉलिड सरफेस होता है, जब दो सॉलिड सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तभी दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगता है, नहीं, ऐसा नहीं है, फ्लूइड में भी लगता है। और फ्लूइड कहने का मतलब क्या होता है? देखो, लिक्विड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। लिक्विड और गैस हमारा फ्लूइड के अंतर्गत में आता है। हमारा 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है ना, पहला सॉलिड, लिक्विड है, गैस, और होता है, मगर हम लोग अभी तक सिर्फ 3 ही पढ़ते हैं, 10th तक लोग 3 ही पढ़ेगा। तो ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड सरफेस के बीच में ही फ्रिक्शन होता है, लिक्विड एंड गैस के बीच में ही फ्रिक्शन होता है, अभी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और सॉलिड और लिक्विड लिक्विड और गैस को हम लोग किस कैटेगरी में बांटे? फ्लूइड में रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ने वाले, फ्लूइड में लगने वाला फ्रिक्शन। All fluids exert a force of friction on object that move through them, which is called drag। इसमें कहा गया है कि ना कोई भी हमारा पास जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो सॉलिड होगा, लिक्विड या गैस, ठीक है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में हो, अगर वो फ्लूइड के ऊपर मूव कर रहा हो, ठीक है, फ्लूइड के ऊपर मूव कर रहा हो, अगर दोनों का सरफेस कांटेक्ट में आ रहा हो तो उसमें भी एक फोर्स लगता है, ठीक है। अगर सॉलिड और सॉलिड जब आपस कांटेक्ट में आते तो हम लोग कौन सा फोर्स लगता था? उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते थे ना, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रैग बोलेंगे। फ्लूइड वाला केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रैग बोलेंगे, ठीक है। ये सब पॉइंट है, तुम लोग याद रखना। All fluids exert a force of friction on object that move through them, which is called drag, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। तीसरा, the friction force exerted by fluid depend upon shape, size and speed of the material, ठीक है। इसमें कहा गया जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो exerted by the फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स
ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस ऑब्जेक्ट का शेप पे डिपेंड करेगा, वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का वो डिपेंड करेगा, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है उस पर डिपेंड करेगा। स्पीड ज्यादा तो फ्रिक्शन हमारा ज्यादा लगता है, ठीक है, और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और शेप के हिसाब से भी डिपेंड करता है। जैसे जो पंछी होता है, ठीक है, पंछी का शेप क्या स्ट्रीमलाइन टाइप का होता है, तो इसमें कब हमारा ड्रैग लगता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो दोबारा से रिपीट करके एक बार देख लेना। तो अभी हमने फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में देखा। फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है कहाँ कहाँ, जब हमारा एक जो सरफेस है वो फ्लूइड हो और दूसरा कोई भी स्टेट में हो सकता है, तो वो डिपेंड किस पे करता है वो हम लोग देख चुके थे। अब देखते हैं कि स्ट्रीमलाइन जो हमारा शेप होता है उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगता है, क्यों लगता है, वो सब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दैट हैव स्ट्रीमलाइन शेप, वैसा ऑब्जेक्ट जिसका स्ट्रीमलाइन शेप हो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रंट और बैक में नैरो हो, मतलब पतला और बीच में चौड़ा हो, जैसे हमारा मान चलो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में पतला हो, पतला और बीच में चौड़ा हो, जैसे चौड़ा हो गया ना, और एंड में भी क्या पतला हो, ठीक है, तो कौन सा शेप वाला है वो स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा शेप में है तो उसमें जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है बहुत कम लगता है, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि ऑब्जेक्ट दैट हैव स्ट्रीमलाइन शेप एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन, ये लेस फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी ड्रैग इसमें लगने वाला ड्रैग क्या बहुत कम होता है। इट इज रीजन दैट बोट्स एंड शिप्स आर स्ट्रीमलाइन, यही कारण है कि जो बोट होता है और जो शिप होता है वो इस शेप का होता है। आप लोग को पता होगा बोट और शिप का शेप इस प्रकार का होता है, ठीक है, समझ आया ना। तो आज आप लोग को कारण पता चल गया होगा, क्यों, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन फोर्स को घटाने के लिए जितना कम फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ऑब्जेक्ट आसानी से और स्पीड में मूव करेगा, ठीक है। स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ ए फिश enables it to move easily in water by minimizing fluid friction। इसमें कहा गया कि जो फिश का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन होने के कारण वो पानी में, पानी के तरह का फ्लूइड है, यानी उसका शेप क्या स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन शेप होने से क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। इसी कारण जो मछली है उसका शेप स्ट्रीमलाइन है ताकि वो पानी में आसानी से मूवमेंट कर पाए, ठीक है, इजिली वो मूवमेंट कर पाए। तो इसमें यह कहा गया स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ ए फिश enables it to मूव इजिली इन वाटर बाय मिनिमाइजिंग फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉइंट अब देखते हैं। एरोप्लेन्स, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स हैव स्ट्रीमलाइन शेप टू मूव इन एयर इजिली। इसमें कहा गया है कि एरोप्लेन, रॉकेट और मिसाइल्स का जो शेप होता है वो आप लोग देखोगे कि ऊपर में इस प्रकार होता है, ठीक है, या नैरो टाइप का होता है, यानी वो भी स्ट्रीमलाइन शेप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यानी क्योंकि हमारा ये सब है जो क्या हवा में उड़ने वाली चीज है। हवा क्या है, फ्लूइड में आता है, ठीक है, फ्लूइड के अंतर्गत में आता है ना, यानी दोनों को बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या उसका शेप स्ट्रीमलाइन रखना पड़ेगा ताकि वो और तेजी से मूव कर पाए। इसी कारण रॉकेट सबका शेप क्या स्ट्रीमलाइन होता है। तो आज हम लोग ये सब देख लिए, अगला क्लास में हम लोग और बहुत नया चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपको इस पार्ट में जो चीज नहीं समझ में आया होगा आप लोग उसको 2-3 बार रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको कौन सा पार्ट कहाँ पे दिक्कत हुआ। हम लोग रेगुलरली रिप्लाई करेंगे और आप लोग घर में रहिए, अच्छे रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।